Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ahmed Nadeem and I'm your teacher for statistics. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी रिसेंटली चैप्टर नंबर 9 डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को भी अंडरस्टैंड किया। आज भी बेसिक टर्म्स को ही हम कंटिन्यू करेंगे और ये समझेंगे कि किस तरह डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट या जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी कहा, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और रियल लाइफ में हम उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को एनहांस करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ट्रीटमेंट, मटेरियल, यूनिट, यील्ड, ब्लॉक और यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स को अंडरस्टैंड किया था। हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि ट्रीटमेंट क्या है, मटेरियल क्या है, यूनिट किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का क्या हो सकता है, यील्ड यानी प्रोडक्शन जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं वो क्या था, ब्लॉक किस तरह जनरेट किए जाते हैं और यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स क्या चीज़ थी। सो इसका जनरल आइडिया आप लोगों को होगा। सिर्फ चूंकि हमने आज नया टॉपिक अंडरस्टैंड करना है इसलिए मैंने सारे टर्म्स लिखे हैं कि इन टर्म्स को अंडरस्टैंड किए बगैर आप आज मजीद टर्म्स को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल। मैं एक जनरल आइडिया इनका दे रहा हूं कि यूनिफॉर्मिटी ट्रायल के थ्रू हम ब्लॉक्स को जनरेट करते थे। और ब्लॉक्स क्या चीज थी? ब्लॉक्स एक हमारे पास होमोजीनियस यूनिट्स का एक यूं कह लीजिए कि कलेक्टिव पोर्शन था कि जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। सो इसी तरह यूनिट हमारे पास स्मॉलेस्ट एक अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, वो हम उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। और ट्रीटमेंट्स वो यूं कह लीजिए कि ऐसी टर्म है कि जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर उसके इफेक्ट्स को हम चेक करना चाह रहे हैं और वो कॉलम्स की सूरत में हमारे पास एग्जिस्ट करता है जब हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इन सारे टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सट्रेनियस फैक्टर। ठीक है, एक्सट्रेनियस फैक्टर क्या है? ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जो हम कंसिडर करेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनका अफेक्ट हमें चेक करना चाहिए। लाइक ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं? द फैक्टर्स विच आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ रिसर्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं। उन डिफिकल्टीज में से कुछ डिफिकल्टीज ऐसी होती हैं कि जो वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये एक्सट्रेनियस फैक्टर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर वो फैक्टर्स हैं कि जो कि रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं? अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स को हम एक्सट्रेनियस फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। ये अब आपने याद रखना है। ऑल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद सेम ट्रीटमेंट मे नॉट बी आइडेंटिकल। अब क्यों अनकंट्रोल्ड है, ये उसकी रीजन यहां पर मेंशन की गई है कि जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। ऑब्वियसली आप अपनी रियल लाइफ में इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए कि एक ही घर में एक ही पेरेंट्स के बहुत से अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसी तरह कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिसको हम बिल्कुल भी क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हालांकि अगर फर्ज कर लें कि आपकी फैमिली में 4 जो है वो चिल्ड्रन है, तो उन चिल्ड्रन में हो सकता है 2 लोग एक साइड पर एक जैसे अंडरस्टैंडिंग रखते हैं और 2 जो है वो एक साइड पर डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो प्रोसेस करते हैं। सो इसी तरह हमारे पास और भी, यानी आप किसी बाग को अगर आप देखें तो वहां पर हम एक जैसी अगर कंडीशंस के तहत हम डिफरेंट ट्रीज को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास ऐसा होता है कि किसी ट्री पर बहुत ज्यादा फ्रूट होता है, किसी के पास फ्रूट नहीं होता और किसी के पास नॉर्मल होता है। सो ये वो इसकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो है वो सेम ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी जो है वो आइडेंटिकल रिजल्ट्स या एक जैसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। ठीक है, सो इवन फेसिंग द सिमिलर कंडीशंस, यानी कंडीशन सेम होने के बावजूद भी जो है वो रिजल्ट्स एक जैसे नहीं आते या उसकी आउटलुक एक जैसी जनरेट नहीं हो पाती है। अब उसकी एग्जांपल्स क्या है? हेट्रोजेनिटी ऑफ द सॉइल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया। आप एक गार्डन लगाते हैं और उस गार्डन के अंदर जो है वो सॉइल ऑब्वियसली आपने उसको फैलाया हुआ है और वहां पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर प्लांट्स जो है वो डगअप करते हैं। तो देखिए क्या होगा, किसी प्लांट के ऊपर जो है वो फूल बहुत ज्यादा लगेंगे, किसी प्लांट के ऊपर फूल हो सकता है बिल्कुल ना लगे। हालांकि सॉइल जो है वो एक जैसी थी थ्रू आउट जो पुटअप की गई। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, ये जो एक्सटेनियस फैक्टर है
हम यही वो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वजह हुई, एक ही पर्टिकुलर सॉइल के अंदर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स को पुट अप किया है, लेकिन उसके रिजल्ट्स जो है वो हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। तो वो जो फैक्टर है कि जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है, दैट इज योर एक्सट्रेनियस फैक्टर। ठीक है, उसके बाद IQ ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, आप अपनी क्लास में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको ऐसा काफी दफा इसका सामना होता है आपके साथ कि आप देखते हैं कि टीचर जो है वो एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड आपको करवाता है, लेकिन जब उसकी अंडरस्टैंडिंग को रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है, टीचर उसका टेस्ट लेता है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे मार्क्स नहीं लेते, कुछ स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, कुछ नॉर्मल मार्क्स लेते हैं। सो ये जो एक जैसी अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी के बावजूद भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो नहीं काम कर पाते, तो वो क्या है, वो है IQ। क्योंकि ये वो फैक्टर है जो कि अनकंट्रोल्ड है, इसी वजह से इसको यहाँ पे अनकंट्रोल्ड फैक्टर भी कहा जाता है। IQ जो है वो अल्लाह ताला की देन है। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट के तहत अपनी उसकी मर्जी है, उसने जिस अंदाज में भी इंसान को नवाजा है। ठीक है, इसी तरह सॉइल के हवाले से हमें उसके बारे में पता नहीं है। एक्चुअली ये बात हो रही है कि एक्सट्रेनियस फैक्टर बेसिकली उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। सिमिलरली क्लाइमेट फैक्टर्स। ठीक है, आप जो है किसी ऐसे एरिया में वीट को कल्टीवेट कर दें कि जहां पर जो है वो बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो उसकी जो है प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सके। इसी तरह आप वीट ऐसे एरिया में उसको कल्टीवेट कर दें जहां पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं, तब भी वो सूटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, सो आप जहां बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं वहां राइस जो है वो मोस्ट सूटेबल हो सकता है, जैसे कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो क्लाइमेट का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करते हुए अपनी क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया, इसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो जो रिजल्ट जिस फैक्टर के तहत नहीं मिल रहा, उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रेनियस फैक्टर। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और मजीद कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है एक्सपेरिमेंटल एरर। दिस इज कॉज्ड बाय द एक्सट्रेनियस फैक्टर। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन्हीं एक्सट्रेनियस फैक्टर्स की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है, उस एरर को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर। ठीक हो गया। अब दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन अप्रोच। ऑब्वियसली अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैंने इसको एलेबोरेट भी किया है पिछले बोर्ड के ऊपर, कि जब हम ये बात करेंगे कि हमारे पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग टेक्निक एक जैसी है। मैं आपकी क्लास की ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपकी क्लास में टीचर ने एक जैसा टेस्ट सारे स्टूडेंट्स को दे दिया है, उसने उससे पहले जो उसका अंडरस्टैंडिंग पॉइंट था, उसकी एक्सप्लेनेशन जो थी वो एक जैसी सबको दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो रिजल्ट जो है वो सारे स्टूडेंट्स एक जैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। रीजन यही है कि वो एक्सट्रेनियस फैक्टर की वजह से एरर प्रोड्यूस हुआ, और उसी एरर को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल एरर। और ये हमारे लिए जो रियल लाइफ के अंदर मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि ये मास्क है ऑन ट्रू इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट। यानी हम जो मेथोडोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, मैं इसी एग्जांपल को लेके चल रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल रियल लाइफ से क्लोजर है, इसलिए आपको ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अपने क्लास के एटमॉस्फेयर को देखें कि टीचर जो है वो एक जैसी ट्रीटमेंट दे रहा है, एक जैसा जो है ना वो मेथड आपको बता रहा है, एक जैसे नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, एक जैसी हेडिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन उसका ट्रू इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा। ट्रू इफेक्ट नजर नहीं आ रहा मतलब उसके ऊपर मास्क आ गया है। दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द मेजर प्रॉब्लम। कौन सी मेजर प्रॉब्लम? द एक्सपेरिमेंटल एरर विच इज प्रोड्यूस्ड, विच इज कॉज्ड बाय एक्सट्रेनियस फैक्टर। ठीक है जी। अब इसी वजह से क्या होता है, यानी हमने ट्रीटमेंट्स को अच्छे तरीके से अप्लाई कर दिया, उसका इफेक्ट जब देखा तो उसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया। वो जो ऑब्जर्व डिफरेंस है, कि होना तो ये चाहिए ना कि अब जब टीचर ने अच्छे तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, अच्छे तरीके से आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए, आपको टाइम भी दे दिया, तो फिर सब स्टूडेंट्स का रिजल्ट एक जैसा आना चाहिए, अच्छा आना चाहिए रिजल्ट। लेकिन वो डिफरेंस जो क्रिएट होता है, जो ऑब्जर्व डिफरेंस हमें नजर आ रहा है, वो डिफरेंस कैसे हमें उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज ट्रू डिफरेंस प्लस एक्सपेरिमेंटल एरर। यानी उस डिफरेंस जो ऑब्जर्व डिफरेंस है वो हमें कैसे मिल रहा होता है कि उस ट्रू डिफरेंस को हम ऐड करेंगे एक्सपेरिमेंटल एरर में। यानी आप यूं कह सकते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंटल एरर को कैलकुलेट करना है तो ये सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो कैसे जनरेट होगी कि एक्सपेरिमेंटल एरर अगर आपने कैलकुलेट करना है तो आपको ऑब्जर्व डिफरेंस में से
ट्रू डिफरेंस को माइनस करने से, क्योंकि वो एक थोड़ा सा उसका मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब जब हमारे पास ये ऑब्जर्व डिफरेंस जो है वो दो डिफरेंसेस के या एक एरर और एक डिफरेंस के कॉम्बिनेशन के साथ प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज स्ट्रेटजी फॉर कंट्रोलिंग द एरर। यानी एक्सट्रेनियस फैक्टर से जो एरर प्रोड्यूस हो रहा है उस एरर को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। उसी स्ट्रेटजी की वजह से हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को बहुत ज्यादा इफेक्टिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, सो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी ताकि इस ऑब्जर्व डिफरेंस के हवाले से हमारे पास जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये स्ट्रेटजी क्या है? टू ऑब्टेन द रियल डिफरेंस अमंग द ट्रीटमेंट्स, यानी अमंग द ट्रीटमेंट्स जो ट्रू या रियल डिफरेंस है उसको जनरेट करने के लिए हम फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उसी स्ट्रेटजी के अंदर 3 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन बी रिड्यूस्ड। व्हाट कैन बी रिड्यूस्ड? दिस वन, द एक्सपेरिमेंटल एरर। सो अब उसको सम अप करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एरर कैन बी रिड्यूस्ड अगर हम फॉलो करें 3 रिक्वायरमेंट्स को। कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं? पहली है रैंडमाइजेशन, दूसरी है रेप्लिकेशन और तीसरी है लोकल कंट्रोल। यानी हम इन 3 रिक्वायरमेंट्स को जब कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल एरर प्रोड्यूस होता है या वो जो डिफरेंस, ऑब्जर्व डिफरेंस क्रिएट किया जाता है या हो जाता है, उसको हम आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इन 3 रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद एटलीस्ट उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास उन 3 रिक्वायरमेंट्स में से पहली रिक्वायरमेंट, दैट इज रैंडमाइजेशन। ठीक है जी, रैंडमाइजेशन क्या चीज है? द एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटीरियल, वो जो एक्सपेरिमेंटल मटीरियल जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहा है, उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट्स अलोकेट कर देते हैं। यानी ट्रीटमेंट्स को अलॉट कर देते हैं, उसकी एलोकेशन कर देते हैं, और वो किसके लिए? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के हवाले से। यानी हर एक्सपेरिमेंटल यूनिट को एक इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के अंदर पुटअप किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? रैंडमाइजेशन। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि यूनिट्स हैव द इक्वल चांस ऑफ रिसीविंग द ट्रीटमेंट्स। यानी यूनिट्स के पास जो है वो जितने भी यूनिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन सब के पास ट्रीटमेंट्स को रिसीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है या उनका जो चांस है वो एक जैसा होगा। यानी हमारे पास जितनी भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं और जितनी हमने ट्रीटमेंट्स उनको अलॉट करनी है, उन सब के जब हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो एक जैसी हो जाएगी। उससे हमारा काम जो है वो काफी हद तक आसान हो जाता है। हम रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं? उसमें से सबसे पहला मेथड है लॉटरी मेथड। हम इसको भी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड वन इज रैंडम नंबर टेबल। ये रैंडम नंबर टेबल जो है वो ऑलरेडी आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एनी कंप्यूटर पैकेज, यानी कोई भी कंप्यूटर पैकेज जिसके थ्रू आप जो है वो ट्रीटमेंट्स अलॉट कर सके एक्सपेरिमेंटल यूनिट को, वो भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके एडवांटेज क्या है? अब यानी रैंडमाइजेशन के हमारे पास जो रियल लाइफ के एडवांटेजेस हैं वो ये है कि एलिमिनेट्स द ह्यूमन बायसेस। देखिए, जब कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व होगा, जब रैंडम नंबर टेबल जिसके अंदर ऑलरेडी नंबर, सबसे पहले हम अगर रैंडम नंबर टेबल को कंसिडर करते हैं कि अगर उसमें नंबर्स को हम फॉलो करते हुए सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं तो उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बायस का मतलब एरर होता है। ठीक है, यानी ह्यूमन एरर के चांसेस क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि हम उसी सीक्वेंस के तहत नंबर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके पास ऑलरेडी रैंडम नंबर टेबल में पुट अप किए गए हैं या लिखे गए हैं। इसी तरह कंप्यूटर पैकेज, ऑब्वियसली आपके पास 10 या 12 यूनिट्स हैं, आपने उनको ट्रीटमेंट्स अलॉट करनी है, आप कंप्यूटर के अंदर एक कमांड देते हैं और वो कंप्यूटर अपनी मर्जी से उसको जनरेट कर देता है। ऑब्वियसली उसमें ह्यूमन का जो ह्यूमन एरर्स का चांसेस जो है वो कम से कम होते चले जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन उसमें इटसेल्फ स्वाय इसके कि उसने डेटा को इनपुट करना है, इसके अलावा उसका कोई और किरदार नहीं होता। सो चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं ह्यूमन एरर के, और इसी वजह से वो एलिमिनेट होता चला जाता है। उसके बाद इंट्रोड्यूसेस द इंडिपेंडेंस इन द असाइनमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट्स टू एक्सपेरिमेंटल यूनिट। इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी मैं अपनी मर्जी से
यानी लॉटरी मेथड को अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो आप लोग अपनी रियल लाइफ में भी सोचते हैं लॉटरी वगैरह कैसे निकलती है, कि आपके पास 4-5 जो है वो फॉर एग्जांपल मैं छोटी लॉटरी की बात कर रहा हूँ कि 4 या 5 आपके पास स्लिप्स है, उसमें से एक स्लिप अगर उठा देंगे उसके लिए प्राइज विन करने के लिए, तो देखिए उसमें इंडिपेंडेंसी है। आपके पास 5 या 10 स्लिप्स हैं, उसमें से एक उठाएगी, किसी को नहीं पता के अंदर क्या है, किसका नाम लिखा हुआ है, किसका नंबर लिखा हुआ है। सो वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंसी प्रोड्यूस हो रही होती है असाइनमेंट्स के हवाले से। सो इसलिए इस चीज को जहन में रखना है कि रैंडमाइजेशन जो है ना सिर्फ ह्यूमन एरर्स को एलिमिनेट्स करती है, बल्कि हमारे लिए जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की इंडिपेंडेंस भी प्रोड्यूस करती है। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मजीद हमारी जो टर्म्स रहेगी उनको अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है लोकल कंट्रोल। अभी हमने अंडरस्टैंड किया है रैंडमाइजेशन से किस तरह हम एक्सट्रेनियस फैक्टर से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखिए ये कंट्रोल का लफ्ज आपके माइंड के अंदर होना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि एरर्स को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, खास तौर पर ऐसे एरर्स जो कि ह्यूमन कंट्रोल में ना हो। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी एग्जांपल्स भी अंडरस्टैंड की थी कि आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट है, होमोजेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे तो किसी और अंदाज में होगा, और हेट्रोजेनिटी के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे किसी और अंदाज में होगा। सो बी केयरफुल कि हेट्रोजेनिटी और होमोजेनिटी का डिफरेंस आपके अंदर माइंड के अंदर भी हो। सो एरर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ट्रू सेंस के अंदर हम उसको खत्म नहीं कर सकते। सो उसी सेंस में हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है लोकल कंट्रोल, कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि जिसमें हम होमोजेनिटी को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर कंट्रोल करते हैं, यानी अ प्रोसीजर विच मेंटेन्स द ग्रेटर होमोजेनिटी। आप गौर करें कि ये नहीं कहा गया कि प्रोड्यूस द होमोजेनिटी, मेंटेन्स द होमोजेनिटी, कि जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हेट्रोजेनिटी बन रही है उस हेट्रोजेनिटी को साइड पर करके होमोजेनिटी का जो पोर्शन है उसको मेंटेन कर लिया जाए, या उसी को ही यूं कह लीजिए कि एक्सपैंड कर दिया जाए। जिस तरह इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि जिस पर्टिकुलर सॉइल को आप एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर जो यूनिट्स आप पुटअप कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी, अंदाजा हो जाता है, यानी एक दफा हमने उसकी कल्टीवेशन की किसी फ्लावर प्लांट की तो उसमें अंदाजा तो हो जाएगा कि किस एरिया में हमारे पास जो प्रोडक्शन कम आ रही है, हम उस एरिया को जो है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल से माइनस कर देते हैं। ठीक है, इससे ये होता है, या किसी और जगह से सॉइल लाकर उस एरिया की सॉइल को जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है या उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। सो ये मेंटेन करने के लिए है कि होमोजेनिटी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में हमें नजर आ रही है कुछ एरियाज में, उसी तरह की होमोजेनिटी को बाकी एरियाज में भी मेंटेन किया जा सके, लेकिन विद द ब्लॉक्स। यानी हम ब्लॉकिंग के अंदर, आपने इसको ब्लॉक को भी पढ़ लिया है पिछले लेक्चर के अंदर, कि एक जैसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं उनको हम ब्लॉक कहते हैं। सो उसी ब्लॉक की होमोजेनिटी की बात हो रही है कि हम उसकी होमोजेनिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उस प्रोसीजर का नाम है लोकल कंट्रोल। इसमें सॉइल फर्टिलिटी फैक्टर भी हो सकता है, यानी अभी मैंने बताया जैसे सेम सॉइल फर्टिलिटी शुड कॉन्स्टिट्यूट अ ब्लॉक, यानी जहां जहां फर्टिलिटी एक जैसी आ रही है उसके ब्लॉक्स को एक जैसा कर दिया जाए, उसके ब्लॉक्स बनाकर वहां पर जो है वो कल्टीवेशन को प्रोड्यूस किया जाए या वहां पर उस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को रखा जाए। और ये सारा प्रोसीजर जो है वो किस तरह हो सकता है, ट्रीटमेंट शुड बी असाइन टू द ब्लॉक इन इक्वल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपने ये याद रखना है कि इक्वल नंबर्स जो है वो प्रोड्यूस हो ऑफ द टाइम्स, इट आल्सो कॉल्ड द एरर कंट्रोल, यानी हम लोकल कंट्रोल को एरर कंट्रोल भी कह सकते हैं। और ये कैसे होगा, ये जुमला इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखना है, ट्रीटमेंट्स शुड बी असाइन टू द ब्लॉक्स इन इक्वल नंबर्स, यानी जब भी हम ब्लॉक्स के अंदर असाइन करते हैं ट्रीटमेंट्स को तो एक जैसी हो। ये ऐसा ना हो कि ब्लॉक के अंदर जब हम ट्रीटमेंट्स को अलॉट करें तो पहली ट्रीटमेंट जो है वो 10 यूनिट्स को दे दिए जाए, दूसरी ट्रीटमेंट जो है वो 5 यूनिट्स को दे दें, और फिर थर्ड ट्रीटमेंट जो है वो 7 यूनिट्स को दे दें। सो वो एक जैसा ही होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो नजर आए, ताकि हम अपने एरर को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं, और लोकल कंट्रोल के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने जा रही हैं, हम उसको थर्ड रिक्वायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास रेप्लिकेशन, ये लास्ट रिक्वायरमेंट है कि जो एक्सट्रेनियस फैक्टर से जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें से जो रिक्वायरमेंट है वो एक लास्ट रिक्वायरमेंट को हम अंडरस्टैंड करें, दैट इज रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन क्या चीज है? रेपिटेशन ऑफ अ ट्रीटमेंट ऑन एक्सपेरिमेंटल यूनिट, यानी हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर अपनी ट्रीटमेंट्स की रेपिटेशन कर देते हैं। रेपिटेशन का मतलब यह है कि हम एक यूनिट पर एक से ज्यादा मर्तबा ट्रीटमेंट को अप्लाई कर देते हैं, यानी हम जिस पर्टिकुलर सिचुएशन को परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जिस एक्टिविटी को हम देखना चाह रहे हैं या जिस एक्टिविटी को हम एक्सपेरिमेंट के अंदर रखना चाह रहे हैं, उस एक्टिविटी को हम जो है वो बार बार यानी रेपिटेशन के साथ जो है वो उसको प्रोड्यूस कर लें। यानी आप ये कह सकते हैं कि अभी हमने लोकल कंट्रोल को अंडरस्टैंड किया थोड़ी देर पहले। उस लोकल कंट्रोल में क्या कहा गया था? उस लोकल कंट्रोल में ये कहा गया था कि हम क्या करते हैं कि ब्लॉक्स के अंदर इक्वल नंबर्स के साथ एप्लीकेशंस प्रोड्यूस कर देते हैं ट्रीटमेंट की। अब वो जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स के ऊपर जब हम दोबारा ट्रीटमेंट को अप्लाई कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे पास एरर जो है रेपिटेशन की वजह से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है। ठीक है, अब ड्यू टू वेरिएशन इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये बात क्यों की गई है? देखिए, रेपिटेशन इसलिए की जाती है ताकि जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है डिफरेंट, ऑब्वियसली देखें जब आप अपनी क्लास की एग्जांपल लें तो हर स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट है। तो क्या होगा कि जिस पर्टिकुलर स्टूडेंट का रिजल्ट कम है तो वो जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट कौन सी थी? अगर आपको पिछला लेक्चर याद है तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीज अंडरस्टैंड हो जाएगी कि ट्रीटमेंट क्या थी। वो मेथड, वो टेक्निक जो टीचर जो है वो स्टूडेंट पर अप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जिस पर एरर प्रोड्यूस हो रहा है, एरर का मतलब जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे या रिजल्ट कम आ रहा है, तो क्या होगा कि टीचर अपनी मेथोडोलॉजी को उस पर दोबारा अप्लाई कर देगा। आप अक्सर देखते हैं इस चीज को कि अगर आपको कोई क्वेश्चन फॉर एग्जांपल टीचर ने समझा दिया, बहुत से स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो घर जाकर जब पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि इसमें से प्रॉब्लम है, तो क्या होता है वो टीचर के पास आते हैं और टीचर जो है वो आपसे क्या कहते हैं, लाओ बेटा दिखाओ। वो आपको क्या करते हैं, उसको दोबारा गाइड कर देते हैं। फिर भी आप घर जाकर उसको पढ़ते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप अगले दिन उसी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप टीचर से डिस्कस करते हैं, टीचर फिर आपको गाइड कर देता है। तो वो क्या चीज हो रही है कि रेपिटेशन हो रही है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पर। क्यों? क्योंकि वेरिएशन है, हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट होता है। ठीक है, उस लेवल के डिफरेंस की वजह से जो वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है, उस वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए या उस वेरिएशन के एरर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेपिटेशन करते हैं ट्रीटमेंट्स की एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स के ऊपर। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशंस। होप आज का लेक्चर आपको यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इन टर्म्स को नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इन सारी टर्म्स ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स के साथ इन्वॉल्व होना है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।